Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी इजी चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. आसान चैप्टर है ना, स्कोरिंग है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसको प्रॉपरली बाइफरकेट करके पढ़ना है. जैसे ऐसे समझो कोई भी लेंदी यूनिट होती है ना बेटा, जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मूलेज आते हैं और सिमिलर फॉर्मूलेज आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तो वहाँ एक ही प्रॉब्लम आती है कि सर फॉर्मूलेज में कन्फ्यूजन हो जाता है, डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, ये नहीं समझ आता कि कब कौन सा लगाना है. जैसे पोटेंशियल के फॉर्मूले, फील्ड के फॉर्मूले, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले सब मिक्सअप हो जाते हैं. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. अदरवाइज 11 के रिलेटिव दिस इज वेरी इजी. बिल्कुल सिमिलर इसके साथ भी है. इसमें भी क्या है कि कई सारे डायरेक्शंस हैं, है ना. पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, फिर कुछ और चीज़ आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को 4 पार्ट में तोड़ देंगे और आराम से एक पार्ट देखेंगे, बाइफरकेट करके पढ़ेंगे, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लगाएंगे एंड देन आई एम श्योर कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, तो अब आराम से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का जो बेसिक फर्स्ट पार्ट है बेटा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉन्फ़िगरेशंस. मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस, राइट, दैट इज पार्ट 1, फील्ड बिकॉज ऑफ करंट. ठीक है, अब बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे कि एक रीजन ऑफ स्पेस जिसमें अगर चार्ज को रखो तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है. एक रीजन ऑफ स्पेस जहां पे मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक मटेरियल को रखने पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है. ठीक है, देखो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई. अब बेटा इसको तो मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, बिकॉज फिजिक्स की बात कर रहे हैं. तो मैथमेटिकली जब हम इसको लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, उसे क्या लिखते थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अभी के लिए, आगे इसको इन डीप टाइप पढ़ेंगे, अभी के लिए दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज. सिंपल एनालॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, यहां पे अगर मैं फोर्स की बात करता हूं बेटा, दैट इज नॉर्मल फोर्स. मैग्नेटिक चार्ज एक एनालॉजी है, जैसे चार्ज होता है वैसे मैग्नेटिक चार्ज भी हो सकता है, जैसे जनरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं. समझ गए बात को, आराम से समझते जाना. यहां पे ये जो QM है बेटा, इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट निकल के आती है एम्पियर इनटू कितना, मीटर. ये इसकी यूनिट है. फोर्स की अगर अपन बात करते हैं, हमें पता है ऑलरेडी किसमें, न्यूटन में. इसका फायदा ये निकल के आता है बेटा कि इसकी हेल्प से, इन यूनिट्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यूनिट की अगर बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन डिवाइडेड बाय कितना, एम्पियर, और साथ में कितना, मीटर. ये हमने बेसिकली डिफाइन कर लिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में. फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा देखो, m1 L1 T-2, ये तो अपने को पता है फोर्स का है. जहां तक एम्पियर की बात करते हैं, एम्पियर मतलब A1 और मीटर का मतलब फिर से कितना, L1. यहां से निकाल लेंगे फॉर्मूला. बोले हाँ सर. मैंने कहा ठीक है. इसके बाद बेटा साथ ही साथ इसकी यूनिट भी देखनी पड़ेगी, राइट. तो जहां तक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करते हैं, है ना, आराम से समझना, तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है बेटा, वो देखो अगेन 2 तरह की हो सकती है. जैसे अपने पास MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है. तो अगर हम बात करते हैं MKS के अंदर, आराम से समझो, जहां तक MKS के अंदर बात करते हैं बेटा, इसकी यूनिट निकल के आती है टेस्ला. यानी जैसे कि फोर्स न्यूटन में होती है, वर्क जूल में होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस में होती है, टेस्ला में होती है. ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर CGS सिस्टम की बात करते हैं तो CGS सिस्टम में जो यूनिट निकल के आएगी, दैट इज गॉस. ठीक है, जो गॉस लॉ वाला है ना, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल वही वाला. सो दिस विल बी गॉस. ठीक है, ऑफ कोर्स बेटा देखो, गॉस CGS में तो स्मॉलर यूनिट होगी, राइट. टेस्ला MKS में तो बड़ी यूनिट होगी. दोनों में रिलेशन अगर लिखना है तो बहुत इजीली हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. समझ आती है बात बेटा, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, आराम से समझते जाना. और एक और बात ध्यान रखना कि अगर कभी टेस्ला की जगह हमें वेबर पर मीटर स्क्वायर दिख जाए तो परेशान नहीं होना है.
बात समझ में आती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बस बेसिक इंट्रोडक्शन बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो रीजन ऑफ स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड को मैथमेटिकली बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक चार्ज लिख सकते हैं। मैग्नेटिक चार्ज एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चार्ज की तरह, एनालॉजी, और उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। वहीं से हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जाना है तो हमको जो यूनिट होती है वो एमकेएस में होगी टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वो सीजीएस में होगी गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा कंटेंट कॉपी कर लो शॉर्ट में, ठीक है। अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलो ताकि बाद में रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करना, ट्राई करना, फिर आगे बढ़ना, बिल्कुल क्लास की तरह चलाना है इसको, ठीक है। सो यू डू इट और मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब देखो बेटा अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ना। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, जिनका काम सिर्फ इतना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं इसको पेपर पे कैसे प्रेजेंट करना है, दैट्स ऑल। यानी मैग्नेटिक फील्ड को पेपर पे प्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस का यूसेज होता है, वी कॉल दोज इमेजिनरी लाइंस एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सी लिखा भी है यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट, एक्चुअल में नहीं होती है, यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पेपर। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें देखनी है, और वो एक एक करके प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। सिमिलर टू है इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है, लेकिन कहीं कहीं पे वेरिएशन आएगा, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली और आपने क्या किया, वहां पे कोई एक टेंजेंट बना दी, लेट्स से, ठीक है, कोई भी एक टेंजेंट अपन ने बना दी, तो वो जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि अगर यहां पे मैं बात करूं तो दिस इज बी एंड दिस इज बी, बात समझ आती है। यानी कि फील्ड लाइन पे कोई भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा। बोले ठीक है सर। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं बेटा, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रीजन ऐसा है कि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो ये जो कॉमन पॉइंट अपन ने बनाया है ये वाला, इस कॉमन पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इस वाली लाइन पे देखेंगे तो टेंजेंट ही है। अब दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकते, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी जो प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, थर्ड, वो ये है कि अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमें फील्ड लाइंस की क्लोजनेस से फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया लगता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में स्ट्रांग है और किस रीजन में वीक है। तो जहां लाइंस पास पास हो गई, जैसा कि ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है जहां पे लाइंस दूर दूर है, पॉइंट नंबर 2, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 पे क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी सेकेंड पॉइंट। यानी कि जहां पे भी फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, बहुत पास होंगी, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द जहां पे वो लेस क्राउडेड है। बोले ठीक है सर, ये तीनों बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली होंगी एकदम। मैंने कहा बिल्कुल, अभी आएगा वेरिएशन, आराम से सुनते जाना, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करिए। देखो बेटा, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो बिल्कुल आराम से स्टार्ट होता है, इजी टॉपिक से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे उसके फंडामेंटल्स बिल्टअप होते हैं, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ये चैप्टर आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। मैं अगली प्रॉपर्टी पे चल रहा हूँ। तो जो ठीक, तो बेटा देखो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी, है ना, फील्ड लाइंस की। अब 3 थोड़ी सी बेटर प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ी डिफरेंट थी, है ना, आराम से समझना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक ना कोई बार मैग्नेट ले लेते हैं, है ना, बार मैग्नेट जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। लेट्स से इस तरह की कोई बार मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। ये जो बार मैग्नेट होगा बेटा, इसके अंदर कुछ पोल्स की बात करते हैं। लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल और ये क्या था अपने पास, साउथ पोल, ठीक। बेटा नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ पोल है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, एक नेगेटिव चार्ज के। इतनी बात समझ आती है। बोले ठीक है सर। अब बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था
कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या करती हैं, अवे जाती हैं, और नेगेटिव के क्या करती हैं, टुवर्ड्स आती हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि फील्ड लाइंस किस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर देखें तो पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ जाते हुए दिखाई देंगी, दूर जाते हुए दिखाई देंगी, और नेगेटिव के जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जाते हुए दिखाई देंगी, पास जाते हुए दिखाई देंगी, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया मैग्नेट के बाहर, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट हम देख पा रहे हैं कि फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ, और ये कहाँ तक आ रही होंगी बेटा, साउथ तक आ रही होंगी। समझ आती है बात? इसको थोड़ा सा देखो इन डेप्थ लेके चलते हैं, आराम से समझना मेरी बात को ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर मैं कुछ इस तरह के लूप्स और बनाना शुरू कर दूं, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब देखो इसमें क्या होने वाला है। इसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं हमें आउटसाइड नॉर्थ से शुरू होते हुए दिखाई देती हैं, बिल्कुल दिखाई देती है, लेकिन बाय द टाइम जब ये वापस आ रही है तो ये साउथ से आ रही है, ये भी सही है, लेकिन जब ये मैग्नेट के अंदर जाती है तो बेटा इनसाइड ये यहाँ से ऐसे होते हुए दिखाई दे रही है। समझे? मतलब कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ। यहाँ से ये बात समझ आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट कि आउटसाइड पॉइंट पे बेटा ये जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो आउटसाइड कहाँ से कहाँ गई, नॉर्थ से साउथ। और जब आप इनसाइड की बात करते हो तो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट ये जाती है बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो अगर कभी स्टेटमेंट लिखा हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तो वो आधा स्टेटमेंट है, करेक्ट। जब तक ये नहीं मेंशन है कि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं इनसाइड की, हम कुछ भी नहीं बता सकते। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, इसी में देखो अब एक और पॉइंट निकल के आएगा। हमने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन में क्लोज लूप नहीं देखे थे। क्यों? कहते थे कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसलिए क्लोज लूप बना ही नहीं सकती। जबकि यहां पर तो हम देख लो हर जगह क्लोज लूप देख पा रहे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव की जगह कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, और इसीलिए क्या फॉर्म कर सकती है, क्लोज लूप भी फॉर्म कर सकती है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हम यहां से कह सकते हैं बेटा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, यही लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं जैसे ये एक प्रॉपर्टी जैसी हो गई अपने लिए। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही एक पॉइंट लिख देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। और बेटा क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर, बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव नेचर। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। यानी यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये क्लोज लूप फॉर्म करता है और एक ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इतनी बात समझ आती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जनरली सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर के, करेक्ट। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं है। देखो ये वाली लाइन जो है ये तो 90 डिग्री एंगल बना रही है, बट बाकी सारी जो लाइंस है वो डिफरेंट एंगल्स बना रही है। मतलब यहां एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंटर और एग्जिट एट ऑल पॉसिबल एंगल्स और एट एनी एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल। हम चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। देखो समझो अच्छे से ना, इंपॉर्टेंट है अगेन। हम कह सकते हैं एक और प्रॉपर्टी बना के कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि इट कैन, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कैन एंटर और एग्जिट एट एनी एंगल टू मैग्नेटिक मटेरियल। बेटा ये दिखने में आपको बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, बट इन सभी पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, मल्टीपल ऑप्शंस बोल देंगे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। तो इन सारी चीजों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो इफेक्टिवली हमने 6 प्रॉपर्टीज देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की।
पहली प्रॉपर्टी बेटा टेंजेंट अगर बनाओगे डायरेक्शन दे देगी, पिछली स्लाइड में देखा था। दूसरी प्रॉपर्टी देखा था कोई भी दो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरी प्रॉपर्टी देखा था कि क्राउडेड अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी फील्ड की क्या होगी, ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां भी देख सकते हो, देखो यहां पे कितनी पास पास है, मतलब यहां पे फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहां पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, फिर उसके बाद इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये क्लोज लूप बनाती है, बिकॉज ये किस नेचर की है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की। और बेटा लास्ट प्रॉपर्टी कि ये किसी भी एंगल पे एंटर या एग्जिट कर सकती है। अंडरस्टूड? एक बार और देखो हाईलाइट कर देते हैं कि किसी भी एंगल पे कैन एंटर और एग्जिट एट एनी एंगल। ध्यान देना इस बात पे। अब आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है, फिजिबल लगता है, और उसके बाद ही बेटा लेक्चर के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। मैं अब इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाने वाला हूं, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो पॉज करके और मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो बेटा दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, है ना, जैसा कि हम कह रहे थे बायो-सावर्ट लॉ। तो देखो बायो-सावर्ट लॉ बेसिकली बेटा स्टेट क्या करता है, अच्छे समझना। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन एज। देखो हमने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। बेटा देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर इट विच इज नोन एज बायो-सावर्ट लॉ। जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ होता है, वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे फोर्स बताता है कि नहीं बताता, kq/r² जैसा, बिल्कुल वैसे ये काम करता है। आराम से समझते देखो कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो हमने सबसे पहले एक ना करंट कैरिंग वायर ले ली। लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, जिसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आराम से समझना। अब क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट डिफाइन करते हैं। लेट्स से दिस इज आवर एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट की जो लेंथ वगैरह है वो और देख लेते हैं। ठीक है, कह देते हैं भाई इसकी एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, DL एलिमेंट की DL। और यहां से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितने डिस्टेंस पे अपने को फील्ड चाहिए, R डिस्टेंस पे। अब मेरी बात समझना बिल्कुल आराम से। ये जो लिखा है बेटा ये है DL वेक्टर। ये पूरे चैप्टर में कई बार काम आएगा और हर बार दिमाग में डाउट आएगा, सर ये लेंथ का डायरेक्शन क्या ले। सिंपल, लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट पे करंट इधर जा रहा था, इसी DL को भी अपन ने क्या किया, इसी तरफ ले लिया। इतनी बात समझ आती है आपको? इसके बाद यहां से ये R डिस्टेंस पे इसको अपन लिख देते हैं बेटा R वेक्टर। यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। हमने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक में। तो वेक्टर फॉर्म में इट इज रिटन एज म्यू0 I ब्रैकेट में DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय 4 पाई R क्यूब। देखो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे R क्यूब है क्योंकि ऊपर DL क्रॉस आ रहा है। अभी हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ऑल्दो वेक्टर फॉर्म को बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म लिखते कैसे। तो वेक्टर फॉर्म विल स्टेट कि B इज म्यू0 I DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R क्यूब। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये म्यू0 कहां से आ गया, मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही होता है कुछ कुछ। आराम से मेरी बात समझना। एक सिंपल एनालॉजी बता रहा हूं जो बहुत जगह काम आएगी, ध्यान देना बात पे। ठीक, अगर हमें कहीं पर भी म्यू0 की बात कर रहे हैं, म्यू0 का मतलब हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एंड इसका वैल्यू होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये इसका वैल्यू होता है। यहां से अगर कोई म्यू0 बाय 4 पाई की बात करता है तो जनरली कोशिश यही करनी चाहिए बेटा कि अपन क्या करें, म्यू0 बाय 4 पाई का वैल्यू पुट करें। तो ये सीधे सीधे कितना आता है, 10⁻⁷। इतनी बात समझ आती है? जहां तक एनालॉजी की बात होती है यहां लिख देता हूं, जैसे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था बिल्कुल वैसे ही क्या होता है 1/म्यू0, या और उल्टा करके लिखते हैं कि जहां पर हमारे पास म्यू0 होगा उसको हम एक तरीके से कैसे परसीव कर सकते हैं, 1/एप्सिलॉन की तरह। और बिल्कुल ऐसे ही जहां पे बेटा K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसे हम कितना लिख सकते हैं, म्यू0 बाय 4 पाई। म्यू0 बाय 4 पाई, समझ गए बात को? तो जहां जहां अपने को 1/एप्सिलॉन था वैसा अपन एप्सिलॉन को 1/एप्सिलॉन को म्यू0 की तरह देख सकते हैं, और जहां पे अपने पास K होता था वहां पे अपन म्यू0 बाय 4 पाई जैसा कुछ सोच सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से ये म्यू नॉट का आइडिया लग गया कि म्यू नॉट क्या है। अब ये जो लिखा है बेटा वेक्टर फॉर्म में, इसको डायरेक्टली कभी यूज नहीं किया जाता, इसको यूज करोगे समझ ही नहीं बैठेगा, बहुत जगह फंस जाओगे, वेक्टर वगैरह है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम इसको इजी करते हैं, कैसे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। करंट का जो ये जो फील्ड है इसके मैग्नीट्यूड को अलग देखेंगे और इसके डायरेक्शन को अलग देखेंगे। तो पहले एक बार मैग्नीट्यूड को देखते हैं, आराम से समझना। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात आती है बेटा, मैग्नीट्यूड यहां लिख देता हूं, इसी बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए आप लोगों ने, मुझे पता है कि याद होगा आपको शायद, डीएल क्रॉस आर या फिर ए क्रॉस बी को ए इंटू बी इंटू साइन थीटा लिखते थे। तो यहां पे जब लिखना शुरू करेंगे तो बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई, डीएल क्रॉस आर को क्या लिख सकते हैं, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर कितना है 4 पाई आर क्यूब। अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा एक आर और आर कैंसिल होकर यहां पे क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। यानी इफेक्टिवली जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज म्यू नॉट आई डीएल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा बेटा, किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। यहां पर अगर कोई पूछ ले कि थीटा क्या है, तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, जहां पे डीएल खुद किसके अलॉन्ग होता है, करंट के अलॉन्ग होता है, ठीक है। यानी कि यहां से अगर देखते हैं तो यहां थीटा जो है लिख देते हैं एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं एक बार थोड़ा रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि इतना सारा एक साथ बताया तो हो सकता है आपको परेशानी हो। सिंपल बात यह है कि बायो-सावर्ट लॉ इज अ लॉ विच हेल्प्स अस टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो ये आता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, जहां म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बोले ठीक है सर। इसका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करके लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा होता है डीएल और आर के बीच का एंगल। बोले ठीक है सर। अब सवाल बच गया बेटा डायरेक्शन का, है ना, कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसको समझते हैं अच्छे से ना। पहले आप क्या करो, इतना पार्ट एक बार कॉपी कर लो, है ना, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे जिसके अंदर अपन क्या समझते हैं, डायरेक्शन। लेकिन आप पहले एक बार के लिए इतना पार्ट कॉपी कर लो अपनी कॉपी में, फिर अपन डायरेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो हम बात करते हैं डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन के लिए देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, समझना मेरी बात को बेटा ध्यान से। डायरेक्शन के लिए बेसिकली हम लोग यूज करेंगे बेटा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। देखो अब ये रूल ना बहुत बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर उसके बाद भी इसको अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं ना, आराम से समझना। पहले अपन क्या करते हैं, कोई वायर्स बना लेते हैं करंट के डायरेक्शन के लिए, फिर देखेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ बना लेते हैं, एक वायर इधर बना लेते हैं, एक वायर इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं, लेट से, ठीक है। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिमिट करते हैं अपने आप को इस तरीके से। एक बार यहाँ से कट करना है, इसको दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे कट लगेगा और मैं अभी बता दूंगा कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन के साथ, ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे पता करना है। डायरेक्शन किसका, ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। आराम से समझना मेरी बात को। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, नॉर्मली को ये करंट बना लेते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट बना लेते हैं कुछ इस तरह का। बोले ठीक है सर, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई फ्लो कर रहा है, ठीक। अब सवाल उठता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम यूज करेंगे आर एच टी आर, इसको कहते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आप ऐसे समझो कि जो भी हमारे पास राइट हैंड है, मतलब एक ही है, उस राइट हैंड का जो थंब होगा उसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा, पहले करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। मेरी बात समझना आराम से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन लिख लेते हैं लैंग्वेज में ताकि कंफ्यूजन ना आए। प्लेस थंब अलोंग आई,
बेटा ध्यान रखना ये जो थंब है ये किसका होना चाहिए, राइट हैंड का होना चाहिए, बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो प्लेस थंब अलोंग हमने क्या लिख दिया, आई। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज जो भी कर्ल होगा फिंगर्स का, कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अंगूठे को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में। मान लो ये करंट ऊपर जा रहा था ना, मैं ये वायर बना देता हूं, ये हमने क्या किया, अंगूठे को इधर रखा और अब उंगलियों को घुमाया। ये जो घुमाव होता है ना बेटा, इसको कर्ल ऑफ फिंगर्स कहते हैं, फिंगर्स का कर्ल करना, घुमाना। तो ये जब थंब रखते हैं तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ये ऐसे बनता है कुछ, करेक्ट। इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक तरीके से आप तो थंब रख दो करंट के डायरेक्शन और उंगलियां घुमा दो, तो जो उंगलियां घूमेंगी वो ही एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अपन बना के देख लेते हैं ना, बना के देख लेते हैं भाई। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये उठाते हैं, ये उठाते हैं, ऐसा कुछ, समझे बात को। यानी कि मैंने यहां से थंब पकड़ा और ये ऐसे घुमाया। जब बेटा ऐसे घुमाएंगे, आराम से समझना मेरी बात को, है ना। जब ऐसे घुमाएंगे तो देखो ऐसे जा रहा है, यानी ये जो कर्ल आएगा क्या ये कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे घूमते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां से अंदर जा रहा है और इस तरफ से कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्रॉस का मतलब होता है बेटा इनटू ऑफ कोर्स इनटू व्हाट, इनटू द प्लेन। ये जो बोर्ड है उसके अंदर की तरफ जा रहा है। यहां से अगर देखेंगे तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट का मतलब होता है बेटा आउट, आउट का मतलब ऑफ कोर्स आउट ऑफ द प्लेन। यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मुझे दिखेंगी वो इसके अंदर जाते हुए दिखाई देगा और इससे बाहर आते हुए दिखाई देगा। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब फिर से एक बार समझाता हूं शॉर्ट के अंदर। आप तो अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखो और उंगलियां घुमाओ, जो उंगलियों का कर्ल है वो आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे देगा। यहां से कोई इस पॉइंट पे पूछता है तो देखो एक कर्ल घूम के इस पॉइंट पे कहां पे आ रहा है, अंदर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे कैसे। और ये घूम के यहां से कहां आ रहा है, बाहर। देखो ऐसे अंदर गया, फिर यहां से घूम के कहां आया, बाहर। इसलिए आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन। ऐसे हमें डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा जहां रिक्वायर्ड है। बेस्ट तरीका मेरे को जो समझ आता है वो ये कि आप सबसे पहले क्या कर लिया करो, जो करंट है ना उसमें एक सर्कल बना दो, लूप। सर्कल बनाने के बाद फिर फिंगर्स को देखो कि अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो आई थिंक बेटा ये डायरेक्शन समझ आया होगा आपको। अगर समझ आया है तो मैं भी बोर्ड पे एक दो एग्जांपल लिखूंगा, आप एक बार कॉपी में करके देख लेना, अपन डिस्कस कर लेंगे उसको, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके, या मैं, हाँ आप पहले वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। मैं आगे एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, तभी वीडियो को आगे लेके जाना क्लास को। ओके देखते हैं बेटा, ये रुक जाओ एक मिनट ना सर, यहाँ से छोटा एक और कट मार देना और इसके बाद मैं जहाँ से होगा ना तो फिर आगे बढ़ना, ठीक। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, अच्छे से समझना है ना। तो लेट्स से एक ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है आई, इसकी वजह से देखना है, ठीक है। और एक लेट्स से कुछ ऐसे करंट कैरिंग वायर है आई, इसकी वजह से देखना है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, कहाँ पता करना है बेटा, यहाँ, यहाँ और लेट्स से यहाँ और यहाँ, ठीक है, ऐसे करके। तो आप पहले क्या करो, एक बार वीडियो पॉज कर लो, मतलब पहले सुन लो क्वेश्चन फिर पॉज कर लेना। तो आप क्या करना, ये जो करंट है इसकी वजह से इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह से 3 और 4 पे, ये 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि भाई इनटू द प्लेन होगा कि आउट ऑफ द प्लेन होगा। बस इतनी सी बात करनी है पहले, ठीक है। तो आप कर लो एक बार वीडियो पॉज करके और मैं बताने जा रहा हूं सॉल्यूशन। चलो बेटा देखो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखने का बहुत सिंपल तरीका है ना, कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। लूप बनाने के लिए देखो मैंने क्या कहा था, लेट्स से इस कलर का बनाते हैं लूप ऐसे। तो सबसे पहले क्या ऐसा एक लूप बनेगा, बोले ठीक है सर। ऐसा ही इसमें भी एक लूप बना देते हैं, अच्छा इसमें ऐसे नहीं बनेगा, इसमें अपन वैसे बना देते हैं, ये ऐसा कोई लूप बनेगा। इतनी बात समझ आती है? बोले हाँ सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो ये लूप ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, ऐसे।
यानी यहाँ से कहाँ जा रहा है, अंदर, और यहाँ से कहाँ आ रहा है, बाहर। यानी यहाँ से अगर देखेंगे बेटा तो यहाँ से ये कहाँ जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, और यहाँ से क्या आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। बाहर का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, डॉट, और अंदर का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, क्रॉस। दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड। समझ गए बेटा। यहाँ अगर देखते हैं करंट ऐसे जा रहा है, अंगूठे को यहाँ रखना है बेटा करंट के एलिमेंट के डायरेक्शन में, ऐसे समझो, ठीक। ये अपने पास करंट एलिमेंट है, अंगूठा रखा और ऐसे घुमाया, तो देखो ये ऐसे घूमते हुए दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ से कहाँ जा रहा है, अंदर, और यहाँ से कहाँ आ रहा है, बाहर। यानी यहाँ से हमें अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अंदर का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस, और बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, डॉट। दिस इज हाउ अगेन डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी डिटरमाइंड। आई होप आपका सबका सही होगा, है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं है तो भी लोड नहीं लेना है, अभी अच्छे से समझ लेना है। एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। थंब करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी, जैसे घूमेंगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। बस अब आराम से देखो, अगर समझ आ गया तो ऑल क्लियर, आगे ले जाओ लेक्चर को। और नहीं आता है ना तो यहीं पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो, पॉज करके एक बार आराम से समझो, एक दो डायरेक्शन बना करके पेन पेपर पे लिख के तरीके से, फिर क्लास को आगे लेके चलना। समझ गए बात को। बाकी जो अगला पार्ट है उसमें अपन क्या करेंगे, फाइनाइट जो वायर्स हैं, है ना, उनकी वजह से, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी तो अपन एक एलिमेंट की वजह से देखा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज की वजह से था, फिर वायर्स वगैरह आई थी, तो अभी एक एलिमेंट की वजह से देखा है। अब वायर्स वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अगला पार्ट उसी से रिलेटेड है ना। लेट्स स्टार्ट विद दैट पार्ट।